सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। मित्रों नमस्कार, आप सभी का पुनः स्वागत है हमारे इस चैनल इंटीग्रल हेल्थ में। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे जो भारतीय गौवंश की गायों से संबंधित है। मित्रों, आज भारतीय नस्ल की गौवंश की जो इतनी अवहेलना है उसके पीछे कुछ कारण हैं जिन्हें तलाशने से पता लगा कि हमारे द्वारा कुछ भूलें हो रही हैं। जिस तरह है आज का ये आर्थिक युग है और इस आर्थिक युग में जब तक गाय गौपालक के लिए किसी भी तरह फायदे या लाभ का विषय नहीं रहती है तो उसकी अवहेलना शुरू हो जाती है। प्रत्येक गौपालक यह चाहता है कि मैं भारतीय गाय से जितना दूध या उसकी उच्च गुणवत्ता का गौमूत्र जो प्राप्त करता हूँ उसकी तुलना में उसके रखरखाव पर क्या खर्च होता है। इसके लिए हमने देखा कि मुख्य समस्या भारतीय गौवंश की गाय में दूध की कमी होना है और दूध की कमी वह उसका लैक्टेशन जो पीरियड है वो भी कम है। जैसे गाय गाभन होने के 4 या 5 महीने बाद में पूरी तरह से सूख जाती है, इसलिए विदेशी गायों को प्रेफरेंस दी गई और ज़्यादा दूध के लिए, और फिर हमारी नस्ल में समस्याएं, गाय गौवंश का जो नस्ल है वो बिगड़ गया। लेकिन नस्ल के साथ छेड़छाड़ वाला आज हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय यह है कि भारतीय गौवंश की गाय के दूध को कैसे बढ़ाया जाए। तो उसके लिए जब हमने विचार किया तो मालूम चला कि एक तो आज जो भी हम गाय को खिला रहे हैं, चाहे चारा, चाहे दाना, चाहे कोई भी तरह की खल या कोई भी तरह के काकड़े, गंवार, गेहूँ, जो भी कुछ दे रहे हैं वो सारा का सारा यूरिया, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर से युक्त है। और दूसरा, बार बार जब गौमाता बीमार होती है तो हम उसे एंटीबायोटिक्स और इस तरह के बहुत सारे रासायनिक मेडिसिन कह दीजिए, चाहे ऐसे द्रव कह दीजिए, इनकी वजह से गौमाता की आंतों में एक विशेष प्रकार का, मनुष्य की आंतों में भी होता है, हमारी छोटी और बड़ी आंत में बैक्टीरियाज की कॉलोनी है, लेकिन ये हेल्दी बैक्टीरियाज हैं जिनको लाभदायक जीवाणु बोला जाएगा। जैसे हमारे दही में लाभदायक जीवाणु होते हैं, वैसे ही हमारी आंतों में भी इस तरह के लाभदायक जीवाणु होते हैं जो भोजन के टुकड़े करते हैं, तेजी से उसको फर्मेंटेट करते हैं और फिर वो आंतों के द्वारा अवशोषित किया जाता है ताकि हमें भोजन से पूर्ण रूप से न्यूट्रिशन प्राप्त हो सके। दूसरा, हमारे यहाँ ये रिवाज है कि बछड़ी को दूध बहुत कम पिलाया जाता है। सबसे पहले कोई भी नवजात जो बछड़ा या बछड़ी है उसे आधा दूध, 2 थन उसके लिए छोड़ने चाहिए और उसके बाद धीरे धीरे कम से कम लास्ट तक 1 थन तो उसे पिलाना ही चाहिए। तो ये जो लैक्टोबैसिल जो बैक्टीरिया हैं जो दूध और दही से संबंधित हैं, जो बड़ी आंत में रहते हैं, ये भी गाय के खत्म हो जाते हैं। इसके लिए जो बछड़ी कम दूध पीती है वो बछड़ी बड़ी होकर के अच्छी माँ नहीं बन सकती और अच्छा ज़्यादा मात्रा में दूध नहीं दे सकती। तो इसके लिए हमें कुछ इस तरह के प्रयोग या कुछ जीवाणु तैयार करेंगे जो हेल्दी बैक्टीरिया हैं, जिसको फिर हमें इसमें मदद मिल सके ताकि दूध की जो मात्रा है वो गौमाता के द्वारा हमें ज़्यादा मिल सके, तो गाय की उतनी ही देखभाल होगी और फिर ये पुनः भारतीय अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा बन जाएगी। छोटी आंत में 24 से 48 घंटे में जो खाद्य पदार्थ है उसको तोड़ने के कई तरह के उसमें एंजाइम्स जो होते हैं ये बैक्टीरिया ही पैदा करते हैं। इन एंजाइम्स के उत्पादन से वह उनके जो एंजाइम्स के
स्राव से जो है ये सुविधा प्रदान करते हैं कि वो पाचन के लायक हो जाता है। तो जो भी चारा पशु चरता है उस चारे में से जैसे पशु अभी 50% न्यूट्रिशन निकाल पा रहा है और अभी उसका जो गोबर में बाकी न्यूट्रिशन हमें एज इट इज आ जाते हैं, और अन्यथा जब हम ये बैक्टीरिया गौमाता को देंगे तो वो उसमें 80-90% तक उस भोजन को अवशोषित करेगी और उसके द्वारा उसके दूध में वृद्धि होगी। छोटी आंतों के अंदर ये अलग तरह के बैक्टीरियाज हैं और बड़ी आंत में लैक्टोबैसिल है। लैक्टोबैसिल्स के लिए हम गाय को छाछ भी पिला सकते हैं। हमें जो भी हमारे पास छाछ बचती है इसका उपयोग हमें गौ माता को इसमें चूना नमक मिला करके देना चाहिए। दूसरा, हमें गाय को गुड़ भी रेगुलर देना चाहिए क्योंकि गुड़ के अंदर भी हेल्दी बैक्टीरियाज होते हैं। तो आइए चलो देखते हैं हम किस तरह से इसको तैयार करते हैं। इससे पूर्व मैं आपको बता दूं कि ये हेल्दी बैक्टीरियाज बनाने के लिए हमें बैक्टीरिया भूमि से कलेक्ट करना पड़ेगा। इसके लिए हम पहले कुछ चावल उबाल कर हम आधा किलो चावलों को उबाल लेते हैं और फिर बांस के 2 टुकड़े लेते हैं। ये हम आपको प्रायोगिक रूप में प्रैक्टिकल रूप में अभी दिखाएंगे। तो उसके पहले मैं इसका सिद्धांतिक पक्ष केवल आपको समझा रहा हूँ कि जब वो बैक्टीरिया तैयार हो जाएंगे उसके बाद हम बैक्टीरियाज को मल्टीप्लाई करेंगे। वो हम गुड़ के साथ उनको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये गौ माता को डेली हम पानी के अंदर देंगे। तो अभी हमने ये तैयार करने के लिए आपको प्रायोगिक विधि समझाते हैं। आइए मित्रों, हम आपको दिखाते हैं कि ये पूरा प्रोसेस किस तरह से है और हम इसकी तैयारी करते हैं। सर्वप्रथम हम 3x3 फीट का एक 7 से 8 फीट गहरा खड्डा खोदकर तैयार करते हैं, क्योंकि भूमि के अंदर सूक्ष्म जो जीव जंतु बहुत बारीक सूक्ष्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो धरती की गहराई के अंदर पाया जाता है। तो वहाँ से हम इसको कैसे कलेक्ट करते हैं, इसके लिए हम कुछ करीबन जितनी हमारे पास सिलेंडर्स की व्यवस्था उसके अकॉर्डिंग आधा से 1 किलो चावल उबाल लेते हैं और हम ये 2 सिलेंडर्स लेते हैं। बांस को, लंबे बांस को हम यूँ काट लेते हैं, करीबन 2 से 2.5 इंच 3 इंच मोटा, ज़्यादा भी हो 4 इंच भी मोटा बांस हो सकता है। इसको आपने दोनों सिरों से गांठ के, थोड़ा इधर से और गांठ के इधर से हमने इसको काट लिया और इसको अभी फाड़ कर और इस तरह तैयार कर लेते हैं। अब इसके अंदर हम ये जो उबले हुए चावल हैं ये इसमें हम लोग भरेंगे और भर के और इसको थोड़ा इसमें ये उबले हुए चावल हम अच्छी तरह से इसमें भर देते हैं। ये सिलेंडर जो है जितना चौड़ा होगा उतना बेहतर है, लेकिन 3 इंची 2.5 से 3 इंची तक चौड़ा काफ़ी उपयुक्त है। और इसमें जो अपने साधारण जो चावल हैं इनको थोड़ा उबाल कर इसके अंदर हम भर देते हैं और इसको हम भरने के बाद इसको इस तरह से बांधते हैं कि इसमें कोई चींटी कीड़े या इस तरह का जो है जीव वो तो घुसे नहीं, और सूक्ष्म माइक्रोब जो है बिल्कुल बारीक वो इसके अंदर घुसें। और इसको हमें काफ़ी लंबे समय तक अंदर रखना है। इसके लिए इसको इस तरह से कस के और भली भांति हमें बांध कर थोड़ा सा इसको थोड़ी सी टूट लीजिए, दोनों सिरों पर। ये देखिएगा अभी इसमें चींटी तक के घुसने के लिए जगह नहीं है और हमने इसको अच्छे से रस्सी से बांधकर
और ये तैयार कर दिया है। ऐसे ही हम दूसरे बांस को भी तैयार करते हैं। ये गिलास को दे दो। इसी तरह ये दूसरा बांस है, ये भी दोनों सिरों से बंद है और इसको हमने यूँ फाड़ के यूँ तैयार कर लिया है। अब इसमें हम चावल का, उबले हुए चावल को, चावल के अंदर स्टार्च होता है, यीस्ट होता है, ताकि ये फर्मेंटेट होगा और सूक्ष्म जो जीवन है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो इसकी तरफ आकर्षित होगा और ये चावल कुछ समय बाद हम करीबन 15 दिन इसके अंदर रखेंगे। उसके बाद इनमें असंख्य माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाएगा, जिसे हम बाद में और ज़्यादा मल्टीप्लाई करने के लिए फिर इसका पुराने गुड़ के साथ संयोग करेंगे। वो हम आपको जब ये तैयार हो जाएगा उसके बाद बताएंगे। फिलहाल हम इसको इस तरह तैयार करते हैं। ये दे दो पहले। ठीक है, ये आप किसी भी तरह के रस्सी या तार से, जिससे कस के बांधने से जो इसका ये बीच में जो चावल भरे हुए हैं, इनको सावधानी से निकालें, क्योंकि बांस से हाथ में चुभने की भी आशंका रहती है। और साथ में थोड़ा एक हथौड़ी या इस तरह का डंडा रखिए, जिससे इसको पीट कर और हम इसको बांध के तैयार कर देते हैं। चलिए, ये हुआ इतना प्रोसीजर। अब इसको खड्डे में रखने का और पूरे पैक होकर, इसमें उबले हुए चावल हैं और ये दोनों तरह से पैक हैं और बीच में से भी हमने इसमें बिल्कुल चींटी भी नहीं घुस सकती, इतनी भी जगह नहीं रही है। एक तरफ से पूरी तरह ये टाइट हैं। इनको हमने बंद कर दिया है। अब इनको चलिए इसमें अंदर रखते हैं। अब ये इनको बिल्कुल यूँ लेटा के रख दीजिए पेंदे में। हाँ, बिल्कुल। अब बाहर आ जाइए। हाँ, और अब इसको खड्डे को हम बंद कर देते हैं। अब ये मिट्टी से इसको भरना शुरू कर दीजिए, मिट्टी डालना शुरू कर दीजिए। मित्रों, ये 10-12 दिन, मतलब कम से कम 2 हफ्ते, अगर ये दोनों बांस जो हैं इसके अंदर दबे हुए रहेंगे, तो इसमें धरती के अंदर उपस्थित जो सूक्ष्म जीव है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, वो इससे, यीस्ट से, चावल से, इससे अप्रोच करके, क्योंकि इसके अंदर उपस्थित जो यीस्ट है उसमें यील्डिंग जो है, फर्मेंटेशन शुरू हो जाएगा और ये बैक्टीरियाज जो है मल्टीप्लाई होंगे। बाद में हम इनको अगेन मल्टीप्लाई करने के लिए आगे का प्रोसीजर है। 17 दिन के बाद में वापस इसको खोद करके खड्डे में से और इन बांसों को निकालते हैं। गिलास निकाल ले, ऊपर निकाल लो इनको, नीचे। ये आज 17वां दिन है, तो हम इन्हें वापस ज़मीन के बाहर निकालते हैं और दूसरे को भी निकाल लीजिए। हाँ, और अब इन्हें खोल के इनमें से चावल निकालेंगे, जिन्हें फिर गुड़ के साथ मिलाकर
फिर प्रोसेस किया जाएगा। इसमें कुछ हिस्से में फंगस भी आ गई है, लेकिन ये कोई चम्मच या उसके द्वारा बैक्टीरिया इस तरह की स्थिति में है। तो ये फर्मेंटेट करने के लिए हम इसको आगे प्रोसेस करते हैं ताकि बैक्टीरिया मल्टीप्लाई हो जाए। ये इस तरह हमने इसको निकाला। ये वाला इसको मल्टीप्लाई करने के लिए इसमें गुड़ डाला जाएगा और इसे फिर कुछ टाइम के लिए और रखा जाएगा ताकि ये बैक्टीरिया मल्टीप्लाई हो। ये गुड़ जितना पुराना होगा उतना ही बेहतर है, क्योंकि इसके अंदर जीवाणु जितना पुराना गुड़ होता है उसमें बैक्टीरिया उतना ही अधिक संख्या में होता है। तो इसमें हम जो ये गुड़ है ये करीबन 3-4 साल पुराना है, वैसे 8-10 वर्ष पुराना गुड़ हो तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो इसमें डाल करके और इस बैक्टीरिया को अभी मल्टीप्लाई किया जाएगा। इसमें अभी हम पानी ऐड कर देंगे ताकि ये पानी के द्वारा इसको पात्रा में पानी डाल के और इसको मल्टीप्लाई होने के लिए रख देंगे। फिर 2-3 दिन बाद पुनः हम आपसे इसको अपने मल्टीप्लाई होने के लिए इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। किसी लकड़ी वगैरह से इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि ये और इसको 2-3 दिन के लिए रख देंगे ताकि ये बैक्टीरिया मल्टीप्लाई हो सके। मित्रों, पुनः मैं आपको बताता हूं कि जो हमने बैक्टीरिया तैयार किए और उनको मल्टीप्लाई करके वहां तक हमने आपको प्रायोगिक रूप से बताया। ये हमने घोल तैयार कर लिया। इसमें हमारे जो चावल हैं जो फर्मेंटेट होकर के भूमिगत हमने बैक्टीरिया की मदद ली और उसके बाद में उसमें हमने गुड़ डाला। ये गुड़ जितना पुराना होगा उतना बैक्टीरिया आपका मल्टीप्लाई होगा। और फिर हमने इसको 3-4 दिन के लिए रख दिया। अब ये पड़ा रहेगा। अब इसको मैं थोड़ा देने की विधि आपको समझा दूं। इसमें असावधानी क्या होती है कि ये जब बैक्टीरिया दिया जाता है, पहले तो मेरा ये कहना है कि आप 10-20 बूंदों से ही शुरू करें। गौमाता दिन भर में 100 लीटर पानी पीती है, तो हर बार 2-4-5 बूंदे ही डालें। और उसके बाद में ये देखें कि कहीं उसका गोबर तो बहुत ज़्यादा पतला नहीं हो गया है, क्योंकि बैक्टीरिया ज़्यादा होने से भी फिर गौमाता जो है गोबर पतला करने लगती है। इसके लिए उसके दस्त नहीं लगे हैं, थोड़े थोड़े बैक्टीरिया हम उसको बढ़ाएंगे तो 10-20 बूंदों से शुरू कर सकते हैं। फिर आधा चम्मच जो अपने खाने की जो चम्मच होती है वो आधा चम्मच, और फिर वो भी अगर वो पचाने लगे तो फिर 1 चम्मच तक आप 100 लीटर पानी में प्रतिदिन दे सकते हैं। और ये सावधानी रखें। और जब भी आप किसी भी तरह की केमिकल औषधियाँ देते हैं, गाय के एंटीबायोटिक देते हैं या कोई बुखार में और में पैरासीटामोल वगैरह देते हैं, तो उसके बाद में आंतों के बैक्टीरिया एकदम कम हो जाते हैं। तो उन्हें बढ़ाने के लिए फिर धीरे धीरे ये प्रयोग कीजिए। अगर दस्त पतला हो रहा है तो आप इसे रोक भी सकते हैं। तो ये अपना एक इस तरह का प्रयोग है जो हमारे पूर्वज हमेशा करते आए हैं, लेकिन हम हमारी संस्कृति में इसको भूल गए। और गौमाता आज जो सड़कों पे कचरा खा रही है उसमें भी अनेक तरह की रासायनिक चीज़ें, और उसके हरे चारे से लेकर के सभी चीज़ों में इतना केमिकल है
कि उसके पेट के हेल्दी बैक्टीरियाज मर गए हैं, इसलिए उसकी दूध की जो क्षमता है वो धीरे धीरे घट रही है। इसे पुनः स्थापित करने के लिए, बढ़ाने के लिए हमने आपको ये सब बताने के लिए ये वीडियो बनाया। इसमें हमारे लायक कोई सुझाव हो तो हमें बताइएगा।